एसएस में हमारा क्या होगा, यही डर लग रहा है आप लोगों को। पहले तो खुश हो जाओ, खुश रहा करो। पूरे के पूरे 23 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा, याद करवाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं कि आपको टॉप करवा के छोड़ूंगा। ये वीडियो खत्म होने तक आपको मैं इतना कॉन्फिडेंट में ला दूंगा कि आप नीचे कमेंट करोगे कि भैया चीजें आसान है। ऊपर वाले का नाम लो और ध्यान दो, जहां ध्यान है वहां ज्ञान है। मैं आपको चैप्टर इस तरीके से करवाता जाऊंगा कि पूरा चैप्टर भी पढ़ा दूंगा और उसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी समझा दूंगा। पहला टॉपिक वैसे तो आपके बुक में है कि व्हाट इज कल्चर, है ना, बट यहां से सवाल क्या बना रही है बोर्ड, हाउ वी कैन से दैट इट टीच अस अवर वे ऑफ लाइफ। सिंपल सा टॉपिक था व्हाट इज कल्चर, बट बोर्ड ने कैसे पूछ लिया, हाउ कैन वी से दैट इट टीच अस अवर वे ऑफ लाइफ। क्वेश्चन को ध्यान देते रहना वरना कंफ्यूज हो गए कि भैया इसका आंसर क्या है। अब आंसर जान लेते हैं। आंसर काफी आसान है। कल्चर मीन्स अवर वे ऑफ लाइफ। हम जिस तरीके से जी रहे हैं उसी को मिला देंगे, बन जाएगा हमारा कल्चर। आगे देखते हैं। इट्स इंक्लूड अवर हैबिट, कस्टम, ट्रेडिशन। यहाँ ध्यान दो, कल्चर आपका बनता है किन चीजों से मिला के, हैबिट, कस्टम एंड ट्रेडिशन। इन तीनों चीजों को मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। आप सुबह रोज 4 बजे उठे हो, ये आपकी हैबिट है। उठने के बाद आप नहा लेते हो, ये आपके घर का कस्टम है। उठने के बाद आपके घर में सबसे पहले पूजा किया जाता है, ये आपका ट्रेडिशन है। आपके पापा पूजा करते थे, आप भी सुबह उठ के पूजा कर रहे हो, आने वाले आपकी पीढ़ी भी सुबह उठ के पूजा करेगी, तो ये बन गया ट्रेडिशन। तो कल्चर कैसे बनता है, हैबिट से, कस्टम से और ट्रेडिशन से। एग्जाम्पल भी मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। इट्स सो हाउ वी ईट, ड्रेस, लिव इन सोसाइटी। जिस तरीके से आप समाज में रह रहे हो, आप जिस तरीके का कपड़ा पहन रहे हो, आप जिस तरीके का खाना खा रहे हो, ये सारी चीजों को मिला दो, आपका कल्चर बन के हो जाएगा रेडी। कल्चर ऑल्सो मीन्स म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड एजुकेशन। आप किस तरीके का गाना सुन रहे हो, किस तरीके का डांस करते हो, किस तरीके के आर्ट में इंटरेस्ट रखते हो और किस तरीके की शिक्षा ले रहे हो, ये सारी चीजों को भी मिला दोगे तो क्या बन जाता है आपका कल्चर। आगे देखते हैं। इट्स सो हाउ ह्यूमन चेंज फ्रॉम ओल्ड टाइम टू मॉडर्न टाइम। तो कल्चर हमें ये दिखा रहा है कि कैसे हम पुराने जमाने में रहते थे और क्या क्या बदलाव करके हम मॉडर्न तरीके से जी रहे हैं। तो जो बदलाव आ रहा है जिंदगी में वो आपका कल्चर है। आसान है। आगे देखते हैं। इंडियन कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। आप सबको पता है कि हमारा कल्चर और वेस्टर्न कल्चर दोनों कल्चर अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि हमारा खाने का तरीका अलग है, उनका खाने का तरीका अलग है। ये जो सारी चीजें मैंने आपको समझाई वो हमारा और वेस्टर्न कल्चर का दोनों का अलग है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमसे वेस्टर्न कल्चर अलग है। सारी चीजों को रटना नहीं है, कुछ चीजों को ध्यान भी देना है। ऐसे ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि आप रटते जाओगे आप टॉप करोगे, मेरी गारंटी है। अगले सवाल पे आ जाते हैं कि हेरिटेज क्या होता है। तो मैं इसको पढ़ता हूं फिर बताता हूं कि इसको याद कैसे रखना है। हेरिटेज मीन्स अ गिफ्ट फ्रॉम अवर फोर फादर। फोर फादर मतलब पूर्वज। हमारे पूर्वज से जो भी चीजें हमें गिफ्ट में मिली हम उसको हेरिटेज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट पासिस फ्रॉम ओल्ड जनरेशन टू दी न्यू जनरेशन। पुराने जनरेशन से नए जनरेशन को चीजें ट्रांसफर हो रही है, हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, हेरिटेज बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, फादर्स प्रॉपर्टी टू सन। मेरे पापा के पास जो प्रॉपर्टी थी वो मुझे मिलेगी, जो मेरे पास प्रॉपर्टी होगी वो मेरे बच्चों को मिलेगी। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, हेरिटेज बोलते हैं। अब हेरिटेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे ओल्ड बिल्डिंग, आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन। ये सारी चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को अगर ट्रांसफर हो रही हैं तो हम लोग इसको किसके अंदर गिनेंगे, हेरिटेज के अंदर गिनेंगे। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, तो यहाँ पे देखो, हेरिटेज इज इक्वल टू गिफ्ट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। ये मैंने आपके लिए ट्रिक बना के रखी है जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रह जाएगा। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि हेरिटेज कितने टाइप का होता है। तो हेरिटेज बेसिकली 2 टाइप का होता है। अब पहला यहाँ पे देखो नेचुरल हेरिटेज, दूसरा है आपका कल्चर हेरिटेज। अब ये दोनों को समझते हैं। जो भी चीजें हमें नेचर से मिली है हम लोग उसको बोलेंगे नेचुरल हेरिटेज। जो भी चीजें हमें ह्यूमन ने बना के दी हुई है हम लोग उसको बोलेंगे कल्चर हेरिटेज। याद कर लो, जो भी चीजें हमें नेचर से मिली है नेचुरल हेरिटेज, जो भी चीजें हमें ह्यूमन ने बना के दी है उसको हम लोग बोलेंगे कल्चर हेरिटेज। अब क्या क्या इसके अंदर आ जाता है वो देख लेते हैं। तो नेचुरल हेरिटेज के अंदर आ रहा है माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल हेरिटेज है। कल्चरल हेरिटेज के अंदर क्या क्या आ रहा है, बिल्डिंग, टेम्पल, आर्ट, डांस, म्यूजिक और ट्रेडिशन। ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही हैं, कल्चरल हेरिटेज के अंदर आ रही हैं। देखो वो जो नोटिफिकेशन आ रहा है ना अभी आपका इंस्टाग्राम पे, उसको जाने दो, क्योंकि जहां ध्यान है वहीं ज्ञान है। यहाँ पे ध्यान दो, जो अमित भैया पढ़ा रहे हैं, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप टॉप कर पाओगे। वैसे तो टेक्स्ट बुक में टॉपिक है कि व्हाट इज नेचुरल हेरिटेज, बट बोर्ड कैसे पूछ रही है वो देखो। व्हाट कंप्राइजेस द नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। क्या क्या चीजें मिलके नेचुरल हेरिटेज बनता है इंडिया का, ये आपका सवाल है। मैं आंसर दे देता हूं। नेचुरल हेरिटेज इज द गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमन। नेचर से हमें जो जो चीजें गिफ्ट में मिली है वो हम लोग का क्या कहलाता है, नेचुरल हेरिटेज। ये मैंने लिख दिया है ताकि आपका आंसर बड़ा हो जाए। अब यहाँ पे देखो, नेचुरल हेरिटेज इंक्लूड करता है माउंटेन को, रिवर को, फॉरेस्ट को, डेजर्ट को और सी को। ये सारी चीजें मिला दो, आपका क्या बन गया, नेचुरल हेरिटेज बन गया।
और क्या क्या चीजें मिलके नेचुरल हेरिटेज बनता है, तो जैसे प्लांट, एनिमल और मिनरल, ये सारी चीजें भी आपके लिए क्या है, नेचुरल हेरिटेज है। अब यहाँ पे आगे कुछ चीजों को देखते हैं। इंडियाज नेचुरल हेरिटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर द फ्यूचर। हमको बुक ये बता रही है कि इंडिया का जो नेचुरल हेरिटेज है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमको फ्यूचर में जो जनरेशन आ रही है उनके लिए भी बचा के रखना है, इस चीज को प्रोटेक्ट करना है। किसको, नेचुरल हेरिटेज को हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि नेचुरल हेरिटेज मतलब क्या, माउंटेन, रिवर और फॉरेस्ट। नेचुरल हेरिटेज मतलब क्या, माउंटेन, रिवर एंड फॉरेस्ट। तो इसी तरीके से मैं आपको याद भी करवाता जाऊंगा, बस ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो बोर्ड आपको एक सवाल पूछेगी कि आपको बताना है कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज, क्या क्या मिलके नेचुरल हेरिटेज बना है। तो सबसे पहला यहाँ पे है लैंडस्केप, और लैंडस्केप के इजिकल टू में मैंने हिमालय लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान देते रहना, मैं आपको समझाऊंगा। लैंडस्केप मीन्स डिफरेंट शेप ऑफ लैंड। आसान सी भाषा में आपको समझा रहा हूं, समझ लो कि आप कहीं पे भी गए वहां पे जो आपके लैंड का शेप है वो डिफरेंट है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लैंडस्केप। आगे बढ़ते हैं, लैंडस्केप के अंदर हमने एग्जांपल लिया है हिमालय का। अब हिमालय के बारे में ही हम पढ़ेंगे और इसका आंसर कर देंगे पूरा। द हिमालय हैव स्नो पीक्स, रिवर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। मेरी तरफ देखो, हिमालय पे आप जब जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे बर्फ यानी स्नो, ऊंची ऊंची पीक्स, और वहां पे आपको जंगल देखने को मिलेगा, और हिमालय से हमको मिनरल्स मिलता है। तो ये जो चीजें आपको याद आई इसका लिस्ट बना दो, आपका हो जाएगा आंसर पूरा। सारी चीजें रटनी नहीं है, ठीक है। हिमालय को सोचो, जो जो चीजें याद आ रही है उसकी लिस्ट बना दो, आपका आंसर पूरा होने लगेगा। आगे देखो, दे ऑल्सो हैव होली प्लेस लाइक अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ। आप सबको पता है कि हमारा अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ कहाँ पे है, हिमालयन रेंज पे है। इसका भी लिस्ट बनाओ, आंसर हो गया रेडी, सारी चीजें रटो मत। बिग माउंटेन आर माउंट एवरेस्ट, गॉडविन अस्टीन एंड नंदा देवी। जब हम हिमालय रेंज पे जाएंगे तो हमको ये सारे पर्वत देखने को मिलेंगे, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन अस्टीन एंड नंदा देवी, इस तरीके से याद रखो। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, हिमालय इज इक्वल टू स्नो, रिवर, फॉरेस्ट, होली प्लेस और बिग पीक्स। यही तो आपने याद रखा और यही आपका याद रखने का ट्रिक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके बुक में क्वेश्चन होगा रिवर, बट बोर्ड किस तरीके से सवाल पूछती है उस पर ध्यान दो। जैसे वी रिगार्ड रिवर एज लोक माता, वाई, हम रिवर को लोक माता क्यों मानते हैं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये आपके बोर्ड ने सवाल पूछा है इस छोटे से सेक्शन से, ध्यान रखो, जहां ध्यान है वहां ज्ञान है। डू वी हैव द इंडियन रिवर दैट हैव रिमेन्ड रेवरेंशियल लाइक लोक माता सिंस एशियन टाइम। बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट आंसर ये सिंपल वाला ही लिखना है। क्वेश्चन देखते रहो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर एज अ फीचर्स ऑफ इंडियाज नेचुरल हेरिटेज। कितना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर छोटा सा है। आगे देखते हैं, यही आंसर लिखना है आपको, ये तीनों क्वेश्चन के अंदर ये जो मैंने आंसर लिख के दिया है यही आंसर लिखना है, आपका यही सही आंसर है। आगे देखते हैं, इंडियन कल्चर ग्रीव ऑन रिवर बैंक। देखो ये लाइन आपको ये समझा रही है कि पहले जमाने में टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, बट इंसानों को पानी चाहिए, तो पानी के लिए वो नदियों के किनारे पे रहते थे। आज के टाइम पे हम लोग नदी से दूर इसीलिए रह लेते हैं क्योंकि हमारे पास पंप्स हैं, नदी के अंदर मोटर लगे हुए हैं, वहां से पाइप के थ्रू हमारे घर पे पानी आ जाता है। पर पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। तो जो पूरा इंडिया है वो कहाँ पे ग्रू किया हुआ है, कहाँ पे आगे बढ़ा हुआ है, नदियों के किनारों पर। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने रिवर की लिस्ट बना दी है, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। आपको जिन नदियों के नाम याद आते हैं उनसे लिस्ट बना दो और आपका आंसर हो जाएगा पूरा। अब आगे की लाइन देखते हैं, रिवर गिव्स ड्रिंकिंग वाटर, फार्मिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। नदियों से ही हमें पीने का पानी मिलता है, खेतों को पानी मिलता है, और हम लोग वहां पे हाइड्रो पावर प्लांट लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मैंने काफी आसान तरीके से लिख दिया है। हेल्प इन इंडस्ट्रीज लाइक क्ले पोट्स, प्लास्टर एंड बिल्डिंग हाउस। पुराने जमाने में घर बनाना हो, घर पे प्लास्टर करना हो या मिट्टी के बर्तन बनाने हो तो सारी मट्टियां नदियों के किनारे से लाई जाती थी, उसी का लिस्ट बनाया हुआ है। ह्यूमन डिपेंड्स ऑन रिवर फॉर लाइफ, जल ही जीवन है, तो इंसान डिपेंड करता है जीने के लिए नदियों के पानी के ऊपर। दैट्स वाई रिवर कॉल्ड लोक माता। ये सारी चीजों की वजह से ही हम रिवर को क्या बोलते हैं, लोक माता बोलते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, रिवर यानी पानी, फार्मिंग, पावर और लाइफ, इस तरीके से याद रखो, आपको याद रह जाएगा। अब अगर आगे देखोगे तो हमारा जो टेक्स्ट बुक में टॉपिक है वो है वेजिटेशन, बट बोर्ड सवाल कैसे पूछ रही है, द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन एनवायरमेंट लवर सिंस एशियंट टाइम्स। हाउ, कैसे, आपको ये बताना है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेजिटेशन एज ए कंपोनेंट ऑफ इंडियाज नेचुरल हेरिटेज। छोटा सा टॉपिक था पर बोर्ड ने इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस इसके बना दिए। आंसर क्या होगा, ये रहा। इंडिया लव ट्रीज, इंडिया के लोग पेड़ पौधे जंगलों से प्यार करते हैं।
ट्रीज गिव फूड टू पीपल एनिमल एंड बर्ड। आप सबको पता है कि पेड़ों से जंगलों से ही हमें खाना मिलता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे चिड़िया हो, सबको खाना जंगलों से, पेड़ पौधों से ही मिल रहा है। क्रॉप लाइक व्हीट, पल्सिस, ऑयल सीड, हर्ब्स कम फ्रॉम प्लांट। आपको जिसका भी लिस्ट याद है वो बना दो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। वी वर्शिप बनियान, पीपल एंड तुलसी। हम सबको पता है कि हम लोग बनियान, तुलसी और पीपल की पूजा करते हैं, वही लिख दिया है मैंने। मेडिसिन कम फ्रॉम आंवला, नीम, एलोवेरा एंड हल्दी। जो आप बोलो वो आपकी इच्छा। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि जैसे प्लांट और मेडिसिन का नाम याद है तो आपको दिमाग में जाएगा तुलसी, हल्दी, एलोवेरा और नीम। आप ये चारों का लिस्ट बनाओगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। कुछ चीजों को सोच के भी लिखो, हर चीजें रटने मत जाओ। आगे, फ्लावर लाइक रोज, लोटस, जैस्मिन, सनफ्लावर मेक लाइफ नाइस। मतलब कि इनसे हमको सुगंध मिलती है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है। आपको जो फ्लावर के नाम याद रहते हैं उसका लिस्ट बनाओ, आंसर हो जाएगा। अब याद कैसे रखना है? ट्री, फूड, मेडिसिन, वर्शिप और ब्यूटी। क्या क्या याद रखोगे? ट्री इज इक्वल टू फूड, मेडिसिन, वर्शिप और ब्यूटी। इस तरीके से ये सारी चीजों को लिखते भी जाओ तभी आपको याद रहेगा। आगे जो सवाल है, वाइल्ड लाइफ। इंडियाज लव नेचर एंड एनिमल्स। इंडिया नेचर को भी प्यार करता है, जानवरों को भी प्यार करता है, तभी गाय हमारे इधर माता कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। मैनी एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्स, बियर, डियर, रैबिट एंड पाइथन। जो भी जंगली जानवर के नाम आपको याद रहते हैं उसका लिस्ट बना दो। एशियाटिक लायन लिव ओनली इन द गिर फॉरेस्ट, गुजरात। आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूं कि गुजरात के गिर के जंगल में ही आजकल एशिया का लायन देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा टॉपिक याद रखना। गुजरात के गिर के जंगल में एशियन लायन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम एनिमल्स आर ट्रीटेड लाइक गॉड व्हीकल्स। आप सबको पता है कि हमारे धर्म में बहुत सारे जंगली जानवरों को देवी देवता के व्हीकल के तरीके पे माना जाता है, जैसे कि टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर और ईगल। ये सारे जंगली जानवर हमारे देवी देवता के व्हीकल हैं। एनिमल लाइक लायन, हॉर्स, बुल, एलिफेंट आर सीन ऑन द मनी एंड द नेशनल एम्बलम। नोटों पे हमने ये सारे जंगली जानवरों की फोटो देखी हुई है और हमारे नेशनल एम्बलम पे भी ये सारे जंगली जानवरों की फोटो देखने को मिलती है। आगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड पार्क आर मेड टू प्रोटेक्ट एनिमल। जानवरों को बचाने के लिए सेंचुरीज और नेशनल पार्क बनाए गए हैं। ये जो सेंचुरीज और नेशनल पार्क वाला सेक्शन है ये मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि गवर्नमेंट ने जंगली जानवरों को बचाने के लिए नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाए हुए हैं। अब इसको याद कैसे रखोगे? तो वाइल्ड लाइफ इज इक्वल टू नेशनल एनिमल, गॉड, सिंबल और प्रोटेक्शन लिख लेना, याद रह जाएगा। अब हम लोग इस चैप्टर के दूसरे सेक्शन पे आ जाते हैं। जो आपको नोटिफिकेशन आ रहा है ना इंस्टाग्राम पे, उसको साइड में हटा दो, क्योंकि जहां ध्यान है वहां ज्ञान है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो, ठीक है? अब देखो सवाल क्या है। कल्चर हेरिटेज। वैसे तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, अब डिटेल में पढ़ेंगे। कल्चर हेरिटेज इज मेन मेड। मैंने बहुत आसान सी भाषा में लिख दिया कि जो भी इंसान बना रहे हैं हम लोग उसको बोलेंगे कल्चर हेरिटेज। अब इंसान अपना दिमाग लगाएगा, जो भी वो आर्ट सीखेगा उसका यूज करेगा, जो भी वो चतुराई दिखाएगा। यानी आपको क्या याद रखना है? स्किल, आर्ट, विजडम, ये सारी चीजों से मिलके जो भी चीज बन रही है हम लोग उसको कल्चर हेरिटेज बोल सकते हैं, ऐसा मान के चलो। आगे, इट कैन बी रिसीव फ्रॉम पास्ट और क्रिएटेड न्यू। आप अपनी बुद्धि लगा के कोई चीज अभी बना दोगे, आने वाली जनरेशन को उससे फायदा मिलेगा तो भी हम उसको कल्चर हेरिटेज में गिन लेंगे। या फिर कोई पुरानी चीज है और वो वैल्यूबल है, हमको मिली है, तो भी हम लोग उसको कल्चर हेरिटेज बोलेंगे। जैसे कि ताजमहल, आपको पता है कि ताजमहल एक वैल्यूबल हेरिटेज है, बनाया किसी और ने था, हमने उसको पाया है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कल्चर हेरिटेज। बहुत आसान है। आगे देखते हैं। यहाँ पे लिख दिया है मैंने, मेड बाय मैन इज इक्वल टू कल्चर हेरिटेज। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो कल्चर हेरिटेज है ना, इसके अंदर से बोर्ड कैसे सवाल पूछती है। एक्सप्लेन इंडिया इज अ लैंड ऑफ एशियन कल्चर। भारत एक प्राचीन कल्चर वाला देश है, ये आपको बोर्ड ने सवाल पूछा है, मैं इसका आंसर आपको सिखा देता हूँ। इंडियन कल्चर इज एशियंट, मतलब बहुत प्राचीन कल्चर है। ये फुद्दू सा लाइन लिख दिया ताकि आपका आंसर बड़ा हो सके और आपको याद करने में भी तकलीफ ना आए। आगे देखते हैं। द इंदस वैली प्रूव अवर एशियंट कल्चर। ऐसा मान के चलो कि इंदस वैली एक जगह है और उस जगह से हमको पता चला कि हमारा जो देश है वो बहुत ही प्राचीन देश है। ये इंदस वैली सिविलाइजेशन क्या है वो आपको थर्ड चैप्टर में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि इंदस वैली एक जगह है और वो बहुत पुरानी जगह है। हम लोगों को इसी जगह से पता चला कि हमारा कल्चर बहुत पुराना है। आगे देखते हैं। आवर आर्ट एंड बिल्डिंग आर अबाउट 5000 ईयर ओल्ड। हमारा कल्चर 5000 साल पुराना है, इतने पुराने लोग हैं हम लोग। वी फाउंड आइडियल्स ऑफ गॉड्स।
टॉयज, एनिमल्स एंड स्टैचू। ये जो इंडस वैली जगह है, ये जो आपने इंडस वैली जगह देखी, वहां पे हमको गॉड के आइडल्स मिले, टॉयज मिले, एनिमल्स मिले और स्टैचूज मिले। ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिली? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो हमने पता लगाया कि हमारा जो कल्चर है वो 5000 साल पुराना है। आगे पढ़ लेते हैं। पीपल फ्रॉम आउटसाइड केम एंड मेड अवर कल्चर रिचर्स। पुराने जमाने में हमारा देश बहुत आगे था, तो आउटसाइडर लोग यहाँ पे आते थे और हमारे देश के कल्चर को और भी अमीर बनाते थे। आगे पढ़ते हैं। सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ एशियन कल्चर। ये सारी चीजों की वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो देश है वो प्राचीन कल्चर वाला देश है। काफी आसान तरीके से मैंने आपको लिख दिया है। ना तो आप डाइजेस्ट उठाना, ना तो आप टेक्स्ट बुक उठाना, सिर्फ अमित भैया की वीडियो देखना, ये सारे आंसर नोटबुक में लिख लेना, आपको सब कुछ समझ भी आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। अब हमको ये बताना है कि आर्ट वर्क ऑफ एशियंट इंडिया, प्राचीन भारत के अंदर किस तरीके के आर्ट वर्क होते थे। मैंने बहुत आसान सी लिस्ट बना दी है। ओल्ड आर्ट वर्क मेक अस प्राउड। जो पुराने आर्ट वर्क है उससे हमको प्राउड होता है। खुद दूसरी लाइन इसीलिए बनाई ताकि आपका आंसर बड़ा हो सके। एग्जाम्पल, बुल हो गया, लायन की फिगर हो गई, बुद्धा जी की स्टैचू हो गई, जैन जी की आइडल हो गई, या फिर अलोरा केव्स हो गए। जितने भी चीजें आपको दिख रही है, जैसे केव्स दिख रहे हैं, बुद्धा की स्टैचूज दिख रही हैं, जैन के आइडल्स दिख रहे हैं, कोई भी जानवर का फिगर दिख रहा है, ये सारी चीजें हमारे प्राचीन आर्टवर्क को दर्शा रही है। उसी की लिस्ट मैंने बना दी है, आप भी बना देना, आंसर हो गया पूरा। आगे, हेरिटेज ऑल्सो हैज पैलेसेस, टेम्पल, मॉस्क्यू, थॉम, फोर्ट, गेट्स, स्तूपास, विहारास, चैत्यास। ये सारी चीजें भी मिलाओगे तो भी आपका क्या बनता है? प्राचीन आर्ट वर्क बनता है। जैसे कि पैलेसेस हो गए, टेम्पल हो गए, मस्जिद हो गई, थॉम हो गया, फोर्ट हो गया, गेट हो गया, स्तूपास हो गया, विहारास हो गया, चैत्यास हो गया। ये सारी चीजें भी हमारे आर्ट वर्क के अंदर आते हैं। अब आप इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे होंगे, भैया स्तूपा क्या है, चैत्यास क्या है, विहारास क्या है, थॉम क्या है। ये सारी चीजें आपको थर्ड चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगा। अभी खाली ये वर्ड्स को दिमाग में डाल लो, क्योंकि बोर्ड यहां से सवाल पूछ लेता है। आगे अब इसको याद कैसे रखोगे? तो आर्ट इज इक्वल टू आइडल्स, केव्स और बिग बिल्डिंग। क्या क्या चीजें आ रही है आर्ट के अंदर? आइडल्स, केव्स और बिग बिल्डिंग्स। और भी कुछ चीजें हैं जो कल्चर हेरिटेज के अंदर आती हैं। तो उसका टाइटल मैंने कैसे डाला है? थिंग्स इन कल्चर हेरिटेज। अब देखो, इट्स इंक्लूड पैलेसेस, फोर्ट एंड बिग बिल्डिंग्स। आपके पैलेसेस, फोर्ट और बिग बिल्डिंग, ये सारी चीजें से भी हमारा कल्चर बनता है। कौन सा कल्चर? कल्चरल हेरिटेज। इट ऑल्सो इंक्लूड स्तूपास, विहारास एंड चैत्यास। ऊपर आपने पढ़ा है मैं जानता हूं, बट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है कि कौन कौन सी चीजें कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड होती हैं। तो हमने देख लिया पैलेसेस, फोर्ट, बिग बिल्डिंग, स्तूपास, विहारास और चैत्यास। आगे देखते हैं, टेम्पल को भी इंक्लूड करता है, मॉस्क्यू को भी, थॉम को भी, विक्ट्री गेट्स को भी और स्कल्पचर्स को भी। अब यहाँ पे जो समझने जैसा है कि जो हमारे फ्रीडम प्लेसेस है, जैसे कि साबरमती आश्रम हो गया, डांडी हो गया, बारडोली हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारी चीजों को भी हम कल्चर हेरिटेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो कि जो भी फ्रीडम प्लेसेस हैं, जैसे कि साबरमती आश्रम, डांडी, बारडोली, दिल्ली की जो जगह है जो हमने फ्रीडम फाइट के टाइम पे यूज की थी, ये सारी चीजें भी हमारी कल्चर हेरिटेज का पार्ट है। ये मेरे को आपको बताना था, इसीलिए मैंने ये सवाल आपके लिए बनाया था। अब इसको याद कैसे रखोगे? तो हेरिटेज इज इक्वल टू बिल्डिंग, टेम्पल और फ्रीडम प्लेस। अमित भैया आपके लिए सारी चीजें आसान करते जाएंगे, बट आपका ध्यान होना चाहिए। अब आगे देखो, जो बोर्ड आपको सवाल पूछेगी कि डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चर हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, आप याद कर लेना। क्यों? क्योंकि आपने डिटेल में नेचुरल हेरिटेज और कल्चर हेरिटेज को पढ़ लिया है। मैंने उसी से कंबाइन करके इसका डिफरेंस बनाया है। आपने जो पीछे पढ़ा उसी को यहाँ पे लिखना है, आपका आंसर हो जाएगा रेडी। एक्स्ट्रा कोई भी चीज रटना नहीं है और लोड लेना नहीं है, खुश रहा करो। अभी कल्चर हेरिटेज के अंदर से कुछ जो टॉपिक्स है उसको आपको याद करना पड़ेगा, बोर्ड वहां से सवाल पूछती है। अब बोर्ड किस तरीके से सवाल पूछती है उसको देख लो। नेम द पिलग्रिमेज प्लेस इन गुजरात, कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात पिलग्रिमेज प्लेस। आपको गुजरात के पिलग्रिमेज प्लेस के बारे में बताना है। मैंने बहुत आसान सा लिस्ट बना दिया है। द्वारकाधीश टेम्पल इज इन द्वारका। द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ पे है? द्वारका में है। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है? सोमनाथ में। अंबाजी टेम्पल कहाँ पे है? अंबाजी में। महाकाली टेम्पल कहाँ पे है? पावागढ़ में। ये बहुचालजी टेम्पल कहाँ पे है? महसाना में। अब इसमें आपको क्या समझाऊं मैं? स्क्रीनशॉट ले लो और क्या करो, आपकी इसको स्टिकी नोट पे लिख के चिपका दो। रोज 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 आप इसको देखते रहोगे, आपको याद हो जाएगा। ऐसे पर्टिकुलरली इसको रटने मत बैठो, कहीं ना कहीं पे इसको स्टिक कर दो, जिससे आप इसको रोज देखते रहो और आपको याद हो जाए, क्योंकि ये चीजें याद करनी पड़ेगी, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। अब आपको बोर्ड सवाल पूछेगी, स्टेट द फेयर्स ऑफ गुजरात। अब कौन कौन से फेयर्स हैं?
पोलो फॉरेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है विजयनगर के अंदर। काइट फेस्टिवल और कांकरिया कार्निवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? अहमदाबाद के अंदर। ताना रीवी फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? वडनगर के अंदर। नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है? मोढेरा के अंदर हो रहा है। रण उत्सव कहाँ पे हो रहा है? कच्छ में हो रहा है। तो ये सारे गुजरात के फेयर्स हैं। वापस से स्टिकी नोट बनाओ, चिपका दो और दिमाग में घुसा लो। अब हम लोग इस चैप्टर के एक और नए सेक्शन पे आए, इंडिया लैंड एंड पीपल्स, यानी इंडिया के ट्राइब के बारे में हमको पढ़ना है। ये लास्ट टॉपिक्स होंगे आपके इस चैप्टर के। अब यहाँ पे देखो, इंडिया कल्चर इज रिच एंड डाइवर्स। हमारा जो कल्चर है वो अमीर है और अलग अलग धर्मों से, अलग अलग कल्चर से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए अमीर है हमारा कल्चर। मैनी ट्राइब्स हैव हेल्प मेक इंडियन कल्चर स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे लोग हमारे देश में आए और बस गए, हमने वो सारे लोगों के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया और अपने कल्चर को अमीर बना लिया। यही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। दिस ट्राइब कंट्रीब्यूट टू आर्ट, म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल एंड ट्रेडिशन। जो ट्राइब आई उन्होंने हमको डांस करना सिखाया, आर्ट सिखाया, म्यूजिक सिखाया, अलग अलग तरीके से त्योहार मनाना सिखाया, उन्होंने अपना ट्रेडिशन हमको सिखाया। दे ऑल्सो हेल्प इन हैंडीक्राफ्ट, क्लोथिंग एंड फूड हैबिट। उन्होंने अलग अलग खाना खाना हमको सिखाया, अलग अलग तरीके से कपड़ा पहनना सिखाया, अलग अलग तरीके से चीजों को बनाना सिखाया। ये सारी चीजें मैं आपको खाली बता रहा हूं, इतना ज्यादा याद नहीं करना है, बस समझ लो। ट्राइब्स प्रिजर्व नेचर को बचाया उन्होंने, फॉरेस्ट को बचाया, रिवर को बचाया, वाइल्ड लाइफ को बचाया इन देयर लाइफ स्टाइल। जो भी ट्राइब्स हमारे इंडिया में थी उन्होंने जंगल को बचाया, जंगली जानवरों को बचाया, नदियों को बचाया, नेचर को बचाया। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन मेक इंडियन कल्चर यूनिक एंड फेमस वर्ल्ड वाइड। चाहे हमारे देश की ट्राइब हो, चाहे बाहर देश से जो ट्राइब हो, वो सारे ट्राइब्स ने मिलकर हमारे देश के कल्चर को, हेरिटेज को, सबको बचाया, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो पूरी दुनिया में फेमस है और हमारा कल्चर जो है वो एक यूनिक कल्चर भी है। ये मैंने आपका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ताकि आपके दिमाग में बात जा सके कि ट्राइब्स ने किया क्या है इंडिया के लिए। अब हम लोग अलग अलग ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर मैं आपको सारे ट्राइब्स के नाम याद करवा देता हूं। मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से लिख दिया है। जैसे देखो, नेग्रेटोइड, एस्टेरॉइड, मंगोलॉइड एंड एल्पाइन। कौन कौन से ट्राइब है? नेग्रेटोइड, एस्टेरॉइड, मंगोलॉइड एंड एल्पाइन। आपको बोल मार रहा होगा बट मैं वापस से याद करवा देता हूं। कौन कौन से ट्राइब है? नेग्रेटोइड, एस्टेरॉइड, मंगोलॉइड एंड एल्पाइन। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ही पेपर में आपका सारा आंसर लिख दिया है कि ट्राइब्स कौन कौन सी है। देखो, नेग्रेटोइड, इनका दूसरा नाम क्या है? हब्सी पीपल। एस्टेरॉइड, इनका दूसरा नाम क्या है? निसद पीपल। फिर मंगोलॉइड, इनका दूसरा नाम क्या है? कीरत। अब देखो, एल्पाइन, डिनेरिक एंड एर्मेनॉइड, ये तीनों एक ही जैसी ट्राइब है। क्या क्या? एल्पाइन, डिनेरिक एंड एर्मेनॉइड, ये तीनों ट्राइब एक ही जैसे थी। तो यहाँ पे मैंने आसान सी भाषा में एक ही जगह पे आपका लिस्ट बना दिया है। अब देखो ये लोग कहाँ से आए थे, कुछ चीजों पे ध्यान रखते हैं। तो नेग्रेटोइड पीपल कहाँ से आए थे? अफ्रीका से होते हुए, बलूचिस्तान से होते हुए हमारे इंडिया में घुस गए थे। अफ्रीका से चले, बलूचिस्तान पहुंचे, वहां से इंडिया में आ गए। एस्ट्रोलॉइड पीपल कहां से आए थे? साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। मंगोलॉइड पीपल कहां से आए थे? नॉर्थ चाइना से तिब्बत होते हुए हमारे देश में एंटर कर गए थे। एल्पाइन, डिनेरिक एंड एल्मेनॉइड कहां से आए थे? तो सेंट्रल एशिया से आए थे। मैं जिस तरीके से लिख रहा हूं उसी तरीके से आपको भी नोट्स बनाना है, एक ही जगह पे, एक ही पेपर पे। अब देखो, नेग्रेटोइड पीपल कैसे दिखते थे? तो ब्लैक कलर के दिखते थे, उनकी 4 से 5 फीट की हाइट होती थी और उनका हेयर जो है वो कर्ली होता था। आपके एस्टेरॉइड पीपल कैसे दिखते थे? वो भी ब्लैक कलर के थे, हाइट छोटी थी, उनका जो माथा है वो चौड़ा था और उनकी जो नाक है वो चपटी थी। किसकी? एस्टेरॉइड पीपल की। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मंगोलॉइड पीपल के बारे में। तो उनकी जो स्किन थी वो येलो थी, उनका जो फेस था वो फ्लैट था, उनके चबी चिक्स थे और उनके बादाम जैसे आंख थे। याद रख लेना, एक जगह पे लिख लेना। आगे देखो, अब एल्पाइन, डिनेरिक एंड एल्मेनॉइड, इन लोगों का सबसे आसान है, ये सारे के सारे एक जैसे दिखते थे। आगे देख लेते हैं। अब इसके अंदर ये जो सारी चीजें हैं वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अगर माना जाए तो ये जो नेग्रेटोइड पीपल है ये शुरुआती दौर के ट्राइब्स है, मतलब सबसे पहले ये लोग इंडिया में आए होंगे, ऐसा मान के चलो। कौन? नेग्रेटोइड लोग। अभी मैं एस्ट्रोलॉइड पीपल के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे आप आसाम में जाओगे ना, तो आसाम के अंदर कोल, मुंडा और खासी ट्राइब है। आसाम के अंदर आप जब जाओगे तो वहां पे आपको कोल, मुंडा और खासी ट्राइब मिलेगी। उन लोग किसके वंशज हैं? एस्ट्रोलॉइड पीपल के वंशज हैं, ये बात याद रखना। और ये जो एस्ट्रोलॉइड पीपल थे, ये लोग ने हमको क्ले से यूटेंसिल बनाना सिखाया और पहली बार कॉटन के कपड़े पहनने का ट्रेडिशन भी हम लोगों को किसने सिखाया? एस्ट्रोलॉइड पीपल ने सिखाया। थोड़ा ध्यान रखना। अब आ जाओ किसके ऊपर? मंगोलॉइड पीपल के ऊपर। ये नॉर्थ ईस्ट एशिया में सेटल हो गए जाके। ये जो एस्ट्रोलॉइड पीपल थे ये कहाँ पे जाके सेटल हो गए? नॉर्थ ईस्ट एशिया में सेटल हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ,
एल्पाइन, डिनेरिक एंड एल्मेनॉइड, इनकी कोई नई बात बता देता हूं। आप गुजरात में, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, उड़ीसा में जाओगे तो आपको एल्पाइन, डिनेरिक एंड एल्मेनॉइड पीपल के वंशज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको एक पेपर पे ही बना दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट लो और इस तरीके से लिस्ट बना लो और इस लिस्ट को भी कहीं चिपका दो। आपको बार बार इसको रटना नहीं पड़े, आप इसको बार बार देखोगे आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं है इन चीजों को भी। अब आगे आ जाते हैं। अब ट्राइब्स के अंदर हम लोग आ गए हैं किसके ऊपर, द्रविडियन के ऊपर। तो स्टोन एज से बिलोंग करने वाली सिविलाइजेशन है, मतलब ये द्रविडियन इतने पुराने हैं कि जब हम लोग पत्थरों का इस्तेमाल करके जिंदगी जीते थे तब के लोग हैं ये लोग। तो द्रविडियन किस एज से बिलोंग करते हैं, स्टोन एज से बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं, ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, असली इंडियन द्रविडियन लोग हैं, इतना जान के चलो। आगे बढ़ते हैं। दे वर द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदड़ो। मान लो कि मोहनजोदड़ो एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी को बनाने वाले कौन थे, द्रविडियन थे। मोहनजोदड़ो क्या है वो थर्ड चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। दे फॉलो मैट्रियार्चल फैमिली सिस्टम। मैट्रियार्चल फैमिली सिस्टम का मतलब ये है कि फैमिली के अंदर फीमेल को भी सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दी जाती है जो मेल को दी जाती है। वर्ड याद रखो, मैट्रियार्चल सिस्टम, मतलब कि औरत का दबदबा है फैमिली के अंदर। आगे बढ़ते हैं। दे वर्शिप नेचर। जो द्रविडियन थे वो नेचर की पूजा करते थे। इंट्रोड्यूस रिचुअल्स लाइक धूप, दीप एंड आरती। हम जब पूजा करने बैठते हैं तब आरती करना चाहिए, धूप जलाना चाहिए, दीप जलाना चाहिए, हमें किसने सिखाया, द्रविडियन ने सिखाया। आगे देखते हैं। वीविंग, स्पिनिंग एंड बोट बिल्डिंग। नाव को बनाना, वीविंग और स्पिनिंग, ये सारी चीजें हमें किसने सिखाई, द्रविडियन ने सिखाई। आगे बढ़ते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। आज जो लोग ये सारी लैंग्वेज बोल रहे हैं उनको हम लोग द्रविडियन का वंशज बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। थॉट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड। मम्मी को देवी और पापा को देवता बोलने का जो हमको ट्रेडिशन है किसने सिखाया, द्रविडियन ने सिखाया। अब आगे देखते हैं हम लोग, हमको पढ़ना है आर्यंस के बारे में, बट बोर्ड कैसे सवाल पूछ लेगी। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एशियंट पीपल बिलोंगिंग टू द आर्यन रेस। आपको सिंपल सा आंसर आर्यन के बारे में लिखना है। अब आर्यन के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्यन लिव्ड इन सप्त सिंधु, यानी आर्यवर्त। कबूतर है रूम के अंदर, अब मैं विंडो खोलूंगा तो ये क्या जाएंगे, जाओ, चले गए। आर्यन जहां पे रहते थे उस जगह को हम लोग आर्यवर्त बोलते हैं। अब सप्त सिंधु, ये जो चीज है ये भी मैं आपको थर्ड चैप्टर में समझाऊंगा, बट जान लो कि सप्त सिंधु मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 7 रिवर। तो आर्यन कहाँ पे रहते थे, सप्त सिंधु के पास में, और उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्यवर्त भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्यन वर कॉल्ड द हिंदूज इन एशियंट टाइम। पुराने जमाने के हिंदू को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्यन। दे अडॉप्टेड गुड वे ऑफ लाइफ फ्रॉम अदर। आर्यन इतने स्मार्ट थे ना कि वो किसी से जलते नहीं थे। कोई भी ट्राइब्स की कोई भी अच्छी आदत होती थी उसको वो लोग अडॉप्ट कर लेते थे। जैसे आज एआई आया है ना कि वो सब कुछ सबसे सीख रहा है, उसी तरीके से आर्यन भी सारी ट्राइब की अच्छी आदतों से सीख लेते थे। आगे बढ़ते हैं। दे वर मोर एडवांस। अब आप जब सब ट्राइब की अच्छी आदतों से सीखोगे तो आप सबसे एडवांस बन जाओगे। आगे बढ़ते हैं। आर्यन वर्शिप नेचर, ये लोग नेचर की पूजा करते थे। दे वर्शिप ट्री, रिवर, माउंटेन, सन, विंड एंड रेन। जितनी भी चीज आज आप देख रहे हो, जैसे कि पेड़ों की पूजा करना, नदियों की पूजा करना, पर्वतों की पूजा करना, सूरज देवता की पूजा करना, वायु देवता की पूजा करना, मेघ देवता की पूजा करना, ये सब हमने किससे सीखा है, आर्यन से सीखा है। ये लोग कंपोज करते थे हिम्स, यानी मंत्र को। रेसिटेट वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञ। सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो यज्ञ करना, यज्ञ के अंदर जो हम लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग पंक्तियां पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें किसने सिखाई, आर्यंस ने सिखाई। अब जहां पे आर्यन रहते थे उसको हम लोग आर्यवर्त, भारत भूमि, भारत खंड और भारतवर्ष भी बोलते हैं। ये सारे नाम हैं जहां जहां आर्यंस रहते थे। जैसे अपने भारत का नाम है भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, वैसे ही जहां पे आर्यन रहते थे हम लोग उसको आर्यवर्त, भारत भूमि, भारत खंड और भारतवर्ष बोलते हैं। आसान है, हो जा रहा है। अब एक सवाल है जो इस पेज में ही रह गया है, थोड़ा ध्यान देना। डिस्क्राइब हाउ द डिफरेंट ट्राइब इन एशियंट इंडिया वर इंडियनाइज्ड। सवाल ये है कि बाहर देश के जो लोग आए वो इंडियन कैसे बन गए। अब देखो, ट्राइब्स केम एंड सेटल इन इंडिया। बाहर देश से लोग इंडिया में आए और रहने लग गए, यहाँ पे सेटल हो गए। इजी से लाइन लिखे रखिए ताकि आपका आंसर बड़ा हो जाए। दे लॉस्ट देयर ओल्ड आइडेंटिटी थ्रू मैरिज। वो यहाँ पे आए, शादी किए और इंडियन बन गए। जैसे आप अमेरिका में जाओगे, किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर लोगे, आप अमेरिकन बन जाओगे। वैसे पुराने जमाने के लोग इंडिया में आए, यहाँ पे लोगों से शादी की और वो क्या बन गए, इंडियन बन गए। तो पहला कारण ये है। लर्न द इंडियन लैंग्वेज, रिलीजन एंड कस्टम।
इंडिया की लैंग्वेज उनको इतनी अच्छी लगी, यहाँ का धर्म उनको इतना अच्छा लगा, यहाँ का कस्टम उनको इतना अच्छा लगा कि वो इंडिया से बाहर गए नहीं और वो इंडियन बन गए। फॉलो लोकल फेस्टिवल रिचुअल्स एंड क्लोथिंग, हमारे देश के कपड़े पहनने के तरीके, हमारे देश की मान्यताएं, हमारे देश की फेस्टिवल से वो इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि वापस अपने देश ही नहीं गए और इंडियन बन गए। लर्न न्यू स्किल एंड आर्ट, यहाँ पे जो स्किल चल रही थी, यहाँ पे जो आर्ट चल रहा था, वो लोग ने इस चीज को सीख लिया और बोले हम अपने देश वापस नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजों की वजह से वो इंडिया में रह गए और इंडियन बन गए। काफी आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब लास्ट के 2 सवाल बचते हैं, चैप्टर खत्म कर दूंगा। स्टेट अवर फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रिजर्विंग एंड कंजर्विंग हेरिटेज, हेरिटेज को बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है। बोर्ड आपको ये भी सवाल पूछती है, इसको हल्के में मत लेना कि चैप्टर के एंडिंग में आ गए हैं तो यहाँ पे हम लोग इतना ध्यान नहीं देंगे, ध्यान दो क्योंकि बोर्ड यहाँ से भी सवाल पूछ रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर प्रिजर्विंग हेरिटेज, पहला आर्टिकल 51A, क्या याद रखना है? आर्टिकल 51A, क्या याद रखना है? आर्टिकल 51A, क्या याद रखना है? आर्टिकल 51A। सेक्शन 679, सेक्शन 679 किसके ऊपर फोकस करता है? हेरिटेज और एनवायरमेंट को बचाने के लिए। लास्ट में आ गए हैं तो क्या हुआ? एनर्जी हाई होनी चाहिए। आर्टिकल 51A उसका सेक्शन 679 हमको क्या बता रहा है कि हमको हमारे हेरिटेज को और एनवायरमेंट को बचाना चाहिए। अब हमारी क्या क्या ड्यूटीज है? वैल्यू एंड प्रिजर्व अवर हेरिटेज, हमारी ड्यूटी है कि हमको हमारे हेरिटेज को बचाना चाहिए, उसको वैल्यू देना चाहिए। प्रोटेक्ट नेचर जैसे फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 51A सेक्शन 679 हमको ये बोला है कि आपको जंगल को, नदी को, लेक्स को और वाइल्ड लाइफ को सबको बचाना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। आगे बढ़ते हैं। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हार्म नहीं पहुंचाना है। अगर आपको कोई भी चीज करना है तो आप शांति से करो, ना कि जाके आपका बस स्टैंड पे बस जला दो। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ये हमें कौन सिखा रहा है? आर्टिकल 51A सेक्शन 679। एनर्जी हाई रखो, मैं भी कब से शूट कर रहा हूं, आप भी कब से पढ़ रहे हो, दोनों एक लेवल पे हैं बट एनर्जी दोनों की अलग है। आपकी भी एनर्जी हाई होनी चाहिए। आगे, इमेज ऑफ विच एनिमल्स आर शोन ऑन इंडिया नेशनल एम्बलम, हमारे नेशनल एम्बलम पे किसकी इमेज देखने को मिलती है? ये आपका लास्ट सवाल है। इमेज ऑफ वेरियस एनिमल्स आर शोन ऑन इंडिया नेशनल एम्बलम, बहुत सारे जानवरों की इमेज हमको देखने को मिलती है हमारे नेशनल एम्बलम में। कौन कौन है वो? लायन, हॉर्स, बुल और एलिफेंट। जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से लिखना, तभी 2 मार्क्स मिलेंगे वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। दिस इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लायंस कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। ये चीजें मैं आपको थर्ड चैप्टर में अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा बट अभी समझो कि सारनाथ में एक पिलर है जिसको बनवाया था अशोका ने, वहां से ही हमने कॉपी की है ये सारी इमेज को। इतना अभी समझो, थर्ड चैप्टर में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपका पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। किस तरीके से सवाल आएगा, किस तरीके से आपको उसका आंसर लिखना है और किस तरीके से याद रखना है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे लिखो कि भैया आसान है,